जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस चैनल पर फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, यह है क्लास 10th मैथ बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2026 के वीडियो नंबर 4 है। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 21 to 27 डिस्कस करने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस लीनियर पेयर वाले चैप्टर से हमने लिए हैं। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाले से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, पार्ट नंबर 4। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर नीचे गिवन है ये वाली, ग्राफ्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर शोन। ठीक है, एक ग्राफ ये वाला है फर्स्ट और एक ये है। द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन इज, फिर उन्होंने 4 ऑप्शन दे दी। कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट विद इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, और चौथा ऑप्शन उन्होंने दिया इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट। तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। पहले हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इस केस में हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक सोल्यूशन होता है और लाइन होती है इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और इसको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट, अगर मैं इसको हटाकर तीनों को इक्वल कर दूं, तीनों रेशोज़ को, A1/B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन की जगह हो जाएगा मैनी सोल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट ये रहेगा ही, कंसिस्टेंट के दोनों पार्ट है, जहाँ पर कोई सोल्यूशन निकलेगा वो दोनों ही कंसिस्टेंट है। ठीक है, और इसमें लाइन कैसे होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है कि पहले 2 इक्वल हो जाए बट थर्ड पार्ट क्या है, इक्वल नहीं है। C1/C2 वाला इक्वल नहीं है। इस केस में हमारे पास ये दोनों चेंज हो जाते हैं और ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस केस में हमारे पास क्या बचता है, नो सोल्यूशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट, और जब कोई सोल्यूशन कब नहीं मिलता, जब लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइन्स होती हैं। तो ये था बेसिक छोटा सा इसका। अब इस ग्राफ को देखते हैं। अगर मैं इन दोनों लाइंस को आगे एक्सटेंड करता हूँ तो डेफिनेटली वो एक जगह पर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या कौन सी लाइन हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन का आंसर कौन सा था, ये वाला, यूनिक सोल्यूशन और कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए पार्ट 2। ये CBSE 2024 का क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन भी CBSE, इसमें सारे क्वेश्चन CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन वाले ही लिए गए हैं। Aizawl World is one of the India's largest amusement park that offers a diverse range of thrilling rides, water attraction and entertainment options for visitors of all ages. The park is known for its iconic Water Kingdom section, making it a popular destination for family outings and fun-filled adventure. यहाँ तक हमारे काम की कोई चीज़ नहीं ली गई है जहाँ से हमारे क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन निकलना है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। द टिकट चार्जेस फॉर द पार्क आर ₹150, मतलब चाइल्ड के लिए जो टिकट लगेगी एक बच्चे की वो लगेगी ₹150, और एडल्ट की जो फीस है वो टिकट की वो है हमारे पास ₹250। दो चीज़ें पता लग गई। ऑन अ डे अ कैशियर ऑफ द पार्क फाउंड दैट 300 टिकट्स वर सोल्ड एंड अमाउंट ऑफ ₹55,000 वॉज कलेक्टेड। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टोटल कितनी टिकट्स बिक गई, 300। ठीक है, 300 टिकट बिकी है, और अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ है टोटल, ₹55,000। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड X एंड द नंबर ऑफ एडल्ट विजिटेड Y, देन राइट द गिवन सिचुएशन एल्जेब्रिकली। ठीक है, तो पहले का आंसर हम कैसे लिखेंगे, हमें क्या बोला गया है, एल्जेब्रिकली अगर हम टिकट्स की बात करते हैं तो चिल्ड्रन और अडल्ट को मिलाकर लिखेंगे तो 300 टिकट्स हो रही हैं, यानी कि X+Y। ठीक है, अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो चिल्ड्रन का अमाउंट कितना था, 150, और चिल्ड्रन के लिए हमने वेरिएबल क्या लिया है, X, तो 150X। ठीक है, प्लस अडल्ट का क्या है, 250। ठीक है, और अडल्ट कितने हैं, Y। इन दोनों को प्लस करके हमारे पास अमाउंट कितना आ रहा है, ₹55,000। तो दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है,
तो 2 इक्वेशन हमने बना दी। अगला क्वेश्चन हमने पूछा कि हाउ मैनी चिल्ड्रन विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क दैट डे। ठीक है, तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे इक्वेशंस को और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से 0 0 कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 15x + 25y = 5500। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी x और y की 2 वैल्यू आ जाएंगी। x की वैल्यू हमारे पास आएगी 200 और y की वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यही है, हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क, हाउ मेनी एडल्ट्स विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क इन दैट डे, हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड, कितना अमाउंट कलेक्ट होगा अगर 250 चिल्ड्रन जाएंगे। 250 चिल्ड्रन मतलब हर चिल्ड्रन का 150 है, एंड 100 एडल्ट जाएंगे प्लस 100 × 250। ठीक है, आपने इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, लास्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन के फाइनल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। अब बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। ठीक है, एक बोट 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है कितने घंटे में? 10 घंटे में। वही बोट 13 घंटे के अंदर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगी। तो आपको स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी है और बोट की स्पीड भी निकालनी है स्टिल वाटर में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बोट की स्पीड लेट कर लोगे, लेट द स्पीड ऑफ द बोट। दोनों चीज़ों की स्पीड माननी पड़ेगी, पहले बोट की ले ली x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्ट्रीम की मैंने ले ली y, क्योंकि दोनों निकालनी है ना, स्ट्रीम की भी निकालनी है और बोट की भी निकालनी है। स्ट्रीम की होगी y किलोमीटर प्लस, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर। अब आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी, सबसे इम्पोर्टेंट, स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम में आपने क्या करना है, हमेशा माइनस करना है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जब हम किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं तो हमारी जो है हमें थकावट होने लगती है, ठीक है, हमारा स्टेमिना कम होने लगता है, इसलिए माइनस। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। अब मान लीजिए आप पहाड़ पर चढ़ गए, अब आपको उतरना है, तो आपकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये तरीका आपको याद करने के लिए, इस क्वेश्चन को याद करने में कि अप स्ट्रीम आए तो क्या लिखना है, डाउन स्ट्रीम आए तो क्या लिखना है, आसान कर सकता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स। ठीक है, तो इसी ट्रायंगल से आपको एक फार्मूला याद करना है, DST। ठीक है, DST का मतलब होता है, अगर हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फार्मूला लगाना है। अब हमें यहाँ पर 10 आवर्स दिया हुआ, दोनों साइड यहाँ 10 है और यहाँ 13 है, तो हम टाइम वाला फार्मूला लेकर चलेंगे। पहला डिस्टेंस हमारा 30 किलोमीटर है, अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम मतलब x - y। दूसरा क्या है, 44 डाउन स्ट्रीम है, यानी कि x + y। इन दोनों को मिला के टाइम कितना लगा, 10। पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी कि 40 अपॉन x - y, और डाउन स्ट्रीम मतलब 55 अपॉन x + y। इनका दोनों का टाइम कितना हो गया, 13। ठीक है, अब ये 2 इक्वेशंस आपके पास बन गई, यहाँ से आप इजीली x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को रब करके यहीं पर निकाल लेते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया है, तो हम इसको सॉल्व यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास जो पहली इक्वेशन बनी थी 30 अपॉन x - y, ठीक है, और दूसरी बनी मेरे पास, इनका मैं क्या कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेने की जगह हम एक काम और भी कर सकते हैं, हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, 15 अपॉन x - y प्लस
22 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, और मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगा तो क्या हो जाएगा 15 अपॉन एक्स माइनस वाई 22 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम आएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से मैं 15 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और 22 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 15 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया 15x प्लस 15y, 22 को क्या 22x माइनस 22y, नीचे बना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, इक्वल टू 5। 15x में से 22x प्लस किए तो आ गए 37x, और 22 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7y इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाते हैं। ठीक, 37x माइनस 7y इज इक्वल्स टू, मैं x माइनस वाई ही वापस लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अब मेरे पास स्पेस नहीं बच रहा है, तो इसका क्वेश्चन आप आगे कैसे करेंगे, मेरे ख्याल से आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, दो इक्वेशंस बना लेनी है, और वहाँ से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक आप दो इक्वेशन से आंसर निकाल सकते हैं। प्लीज़ अगर आप निकाल लेते हैं तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए। द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इक्वली इन रोज। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हमारा है ये 2025 यानी कि लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन है, जो 24-25 के फाइनल एग्जामिनेशन में आया था। द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इक्वली इन रोज। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो देयर वुड बी 1 रो लेस। कहने का मतलब है कि एक क्लास के सभी बच्चों को इक्वल रोज के अंदर खड़ा कर दिया गया। अगर हर रो के अंदर 3 बच्चे ज़्यादा होंगे तो रोज़ कम बनेगी। ऑब्वियसली एक रो के अंदर ज़्यादा बच्चे खड़े कर देंगे तो कम बनेगी, और एक रो में से बच्चे हटा देंगे तो रोज़ ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अगर 15 बच्चों को मैं खड़ा करता हूँ, मान लीजिए 1 2 3 4 5, एक लाइन में 5 बच्चे मैं खड़ा करूँगा तो रो मेरी सिर्फ बनेगी 3। अब मैं इसी की जगह एक में 3 खड़े करता हूँ तो कितनी बनेंगी 5। तो वही चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है आपको। ठीक है, आगे क्या कहा है इन्होंने, इफ़ 3 स्टूडेंट्स लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 मोर रोज, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। आपको बताना है कि कितने बच्चे हैं उस क्लास के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईच रो। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने हैं x, और नंबर ऑफ रोज निकालनी पड़ेगी कितनी है y। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे क्लास के अंदर, रो इनटू कॉलम, क्योंकि उन्होंने कहा ठीक है जितनी रो हैं और जितने बच्चे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है, नाउ इट इज़ गिवन डेट व्हेन 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो देयर वुड बी 1 रो लेस। ठीक है, अगर बच्चे कितने हैं मेरे पास x, इसको ध्यान से समझना है। अगर 3 बच्चे ज़्यादा कर दूंगा तो रो कितनी हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बच्चे कितने रहेंगे, एक्स वाई रहेंगे। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि अगर 3 देयर वुड बी 1 लेस, तो इफ़ 3 स्टूडेंट लेस इन अ रो। अब मैंने क्या किया, 3 बच्चे कम कर दिए एक रो से, तो यानी कि बच्चे कम कर दिए तो रो ज़्यादा हो जाएंगी 2। ठीक है, तो भी चाइल्ड कितने रहेंगे, एक्स वाई रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपने इसको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ से भी 2 इक्वेशंस आपके सामने बन गई, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। वहाँ से एक इक्वेशन आपकी बनेगी, इसकी इक्वेशन मैं आपके सामने लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, x को y से किया एक्स वाई आ जाएगा, x को -1 से किया तो -x आ जाएगा, 3 को किया 3y आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आ जाएगा। ठीक है, 3 को उधर ले जाऊंगा, मेरी पहली इक्वेशन बन जाएगी -x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, और यहाँ से जो मेरी दूसरी इक्वेशन बनेगी वो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू
6 बनेगी। आप यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पर, तो आपका टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आ जाएगा, जो कि आंसर आना चाहिए 36। अगर आपका आ जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। इन्होंने कहा था कि द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास मेड टू स्टैंड इन इक्वली इन रोज, मतलब एक रो में जितने बच्चे हैं उतने हर रो में रहेंगे। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो देर वुड बी 1 रो लेस, मैंने बता दिया आपको। तो मैंने क्या किया, पहले स्टूडेंट को लेट कर लिया, हर रो के अंदर कितने स्टूडेंट हैं और रो कितनी है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बच्चे आ जाएंगे XY टोटल। फिर उन्होंने कहा था कि अगर बच्चे मैं रो में ज़्यादा कर दूँ, 3 बच्चे ज़्यादा कर दूँ तो एक रो कम हो जाएगी, लेकिन टोटल स्टूडेंट सेम रहेंगे। फिर उन्होंने क्या कहा कि बच्चे एक रो में से 3 कम कर दूँ तो रो 2 ज़्यादा बनेंगी, लेकिन टोटल स्टूडेंट सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 इक्वेशन बना ली मैंने और इनको सॉल्व कर लूँगा। x की वैल्यू मेरे पास आएगी 9 और y की वैल्यू आएगी मेरे पास 4। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। फिर 9 और 4 को यहाँ पर रख के एक्स वाई की जगह मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 4 36 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, 3 ईयर अगो रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नज़मा, ठीक है। रश्मि 3 टाइम थी किसकी एज की, नज़मा की एज की। तो मुझे नज़मा की एज लेट करनी है। लेट नज़मा एज बी x ईयर्स, ठीक है। अभी 3 ईयर अगो की बात कर रहे हैं तो मैं इसकी भी रश्मि की भी एज लेट कर लेता हूँ, ठीक है, y ईयर्स, ठीक। 3 ईयर्स अगो, अब मैं 3 ईयर्स अगो की बात कर रहा हूँ, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ 3 साल पहले इन दोनों की एज से 3 कम होगा, तो ठीक है। रश्मि की एज क्या होगी 3 साल पहले, y-3। इन्होंने क्या कहा है कि 3 साल पहले जो रश्मि की एज थी वो नज़मा की एज की 3 टाइम थी, तो इसमें से भी 3 माइनस करूँगा, ठीक है। y-3 इज इक्वल्स टू 3x-3, ठीक है, 3x-9 सॉरी, ठीक है। x वाली टर्म को एक साइड ले आते हैं और इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा मेरा y-3x और -3 को उधर लेके जाऊँगा तो +3 हो जाएगा। y-3x इज इक्वल्स टू -6। पहली इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 10 ईयर्स लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस, 10 साल बाद, मतलब y+10, क्योंकि रश्मि की एज में 10 साल बड़े होंगे और नज़मा की एज में भी 10 साल बड़े होंगे, तो रश्मि की एज नज़मा की एज की 2 टाइम्स है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। y+10 2x + 20, ठीक है। x वाली को उधर ले आता हूँ, 10 को उधर ले जाता हूँ। y-2x इज इक्वल्स टू 20 - 10, y-2x इज इक्वल्स टू 10। ये मेरे पास फिर दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई है। आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करना है और रश्मि की एज आपने निकालनी है, तो हम निकाल लेते हैं। चलिए, y-3x इज इक्वल्स टू -6, y-2x इज इक्वल्स टू 10। एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। y से y कैंसिल हो गया, -x इज इक्वल्स टू -16, x की वैल्यू आ गई 16, यानी कि जो नज़मा की एज आ गई 16 आ गई। अभी बची है y, तो मैं इन दोनों किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। इसमें पुट कर देता हूँ मैं, -32 को दूसरी साइड लेके जाऊँगा तो 10 में प्लस हो जाएगा, +32 यानी कि 42। तो रश्मि की एज आ गई 42 ईयर्स। अगर आपको चेक करना है तो आप आंसर चेक कर सकते हो। 3 साल पहले, यानी कि अभी जो रश्मि की एज है 3 साल पहले हो जाएगी 39 और नज़मा की हो जाएगी 13। आ गया 3 टाइम इसका, इन्होंने यही बोला था। 10 साल बाद ये 52 की होगी, ये 26 का होगा, तो 52 26 का ट्वाइस है, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिहाना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। रिहाना बैंक में जाती है और 2000 रुपये विड्रॉ करने के लिए जाती है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। वो कहती है कि आप मुझे 500 1000 के नोट मत दीजिए, 2000 के,
आप मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपीज़ के नोट दे दीजिए जिनका सम कितना होना चाहिए, 2000 होना चाहिए। रेहाना गॉट 25 नोट, कैशियर ने पूरे 25 नोट दिए रेहाना को। अब आपको ये बताना है कि उन 25 नोट्स में 50 रुपये के नोट कितने थे और 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट 50 रुपीज़ नोट विल बी x और 100 रुपीज़ नोट विल बी y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन दोनों नोटों को मैं मिला दूं तो टोटल कितने नोट बनते हैं, 25। ठीक है, यही बोला था कि 25 नोट आ रहे हैं। और एक चीज़ और भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 50, ठीक है, नोट्स जितने भी होंगे और जितने भी 100 के नोट होंगे उन दोनों को मिलाकर अमाउंट कितना होगा, 2000। ठीक है, एक सिंपल सी चीज़ देख लीजिए, अभी मैं सॉल्व कर लूँगा फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं 50 कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में बचेगा x + 2y इज इक्वल्स टू 2000। और जब मैं 2000 को 50 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा x + 2y इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। फिर वही एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लगा लीजिए, x + y इज इक्वल्स टू 25, x + 2y इज इक्वल्स टू 40, माइनस 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 x कैंसिल, माइनस y इज इक्वल्स टू -15, y माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू आ गया 50। y मैंने कितने लिए थे, ठीक है, ये मेरे थे 100 रुपीज़ के नोट, यानी कि 15 नोट आ गए मेरे पास 100 रुपीज़ के। अब y की वैल्यू में किसी इक्वेशन में, मान लीजिए इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास x + 15 इज इक्वल्स टू 25। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 25 - 15 यानी कि 10 नोट। तो ये नोट आ गए मेरे पास 10। अब आप आंसर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, 15 × 100 यानी कि 15 नोट 100 के थे, 1500 रुपये ये बन गए, और 10 नोट थे 50 के, 500 ये हो गए। इन दोनों को प्लस कर लो, आपका आंसर आ गया 2000। यानी कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैंने यही चीज़ यहाँ पर लिखने की कोशिश की थी कि 2000 पे मेरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कैसे बनेंगे, वो मैंने यहाँ आपको प्रूफ करके बता दिया। ठीक है, 5 years hence father's age will be 3 times that of his son. 5 years ago father was 7 times as, जैसा क्वेश्चन हमने रश्मि और वो वाला नज़मा वाला किया था, सेम क्वेश्चन है, कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x years एंड फादर बी, आपने यूनिट ज़रूर लिखने हैं, y years। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर उन्होंने पहले हैंस की बात की, हैंस का मतलब बाद, 5 year हैंस, 5 साल बाद दोनों की एज में 5 प्लस होंगे, y + 5 और x + 5। पहले आपने ऐसे लिख लेना है। इन्होंने क्या बोला है कि फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स, यानी कि फादर की एज होगी वो अपने सन की एज की 3 टाइम होगी। ठीक है, क्योंकि फादर बड़े हैं तो उनकी एज ही ज़्यादा होगी ना, ऑब्वियस है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x + 15 हो जाएगा। x वाली टर्म को मैं इस साइड ले आता हूँ और विदाउट x वाली दूसरी साइड चली जाएगी। y - 3x इज इक्वल्स टू 15 - 5, यानी कि y - 3x इज इक्वल्स टू 10। पहली इक्वेशन मेरी आ गई। ठीक है, आगे क्या बोला है, 5 years अगो, 5 year अगो यानी कि 5 साल पहले इसकी पापा की एज से भी 5 साल कम होंगे और बेटे की एज से भी 5 साल कम होंगे। कितना टाइम था, 7 टाइम। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 7x - 35, x वाली को फिर इधर, दूसरी को उस साइड, y - 7x - 35 + 5, y - 7x इज इक्वल्स टू -30। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, y - 3x इज इक्वल्स टू 10, y - 7x इज इक्वल्स टू -30। एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, माइनस प्लस प्लस कट गया, ये बच्चा प्लस का 4x, यहाँ आया 40, x की वैल्यू आ गई 10 years। x की वैल्यू इनमें से किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे इसमें 1 में चाहे 2 में। ठीक है, मैं 2 में पुट कर देता हूँ, y - 7 × 10
इज इक्वल्स टू -30, y -70 इज इक्वल्स टू -30, y इज इक्वल्स टू -30 + 70 यानी कि 40 ईयर्स। ठीक है, तो उसके पापा की एज कितनी आ गई? 40 ईयर्स। तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आप चेक करना चाहें तो कर भी सकते हैं। पापा की एज आई है 40 ईयर्स, लास्ट में आपने लिखना है, और सन की एज आई है 10 ईयर्स। पहले वाली इस लाइन को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या कहा, 5 साल बाद इसकी एज हो जाएगी 15 बेटे की, क्योंकि अभी 10 है तो 15 हो जाएगी, और फादर की हो जाएगी 45। आ गया 3 टाइम, यानी कि सही है। 5 साल पहले इसकी अभी 10 साल है, तो 5 साल पहले क्या होगी? 5 साल, और इसकी क्या होगी? 35, तो 7 टाइम आ गया, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आपका क्वेश्चन ही आपका आंसर है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपके आंसर में कहीं भी गलती नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 21 to 27, वीडियो नंबर 4, विच वाज टोटली बेस्ड ऑन द चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं सारे ही बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं। आपको इस बार भी फाइनल एग्जामिनेशन में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।